नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट वीकली शो पासबुक द सेविंग शो। उम्मीद है कि त्योहारों का ये सप्ताह आपके लिए बेहद शानदार रहा होगा और आने वाले दिन, महीने और साल भी शानदार रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज के शो की शुरुआत करते हैं और टॉपिक भी आज का बेहद शानदार है। हम सभी चाहते हैं कि बेहतर भविष्य के लिए बचत ज़रूरी है, लेकिन बचत करना जितना मुश्किल है, उसे नियमित बनाए रखना उससे भी ज़्यादा कठिन है। नौकरी पेशा लोगों के लिए सरकार भविष्य निधि यानी कि पीएफ जो है जैसी अनिवार्य बचत योजना चलाती है ताकि रिटायरमेंट के बाद सुरक्षा बनी रहे। लेकिन अब ईपीएफओ ने नियमों में बदलाव किया है। सदस्य अब हर साल अपनी जमा राशि का 75% हिस्सा निकाल सकेंगे। इसके साथ ही निकासी की शर्तें भी थोड़ी सी आसान की गई हैं। इससे पहले न्यू टैक्स रिजिम में भी फिक्स डिपॉजिट, ईएलएसएस, पीपीएफ और बीमा पर मिलने वाली इनकम टैक्स रिबेट को खत्म कर दिया गया है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये सभी बदलाव लोगों को अपने पैसों पर अधिकार दे रहा है या फिर रिटायरमेंट की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है। तो आज इसी पर करेंगे चर्चा और भी कई सारी बातें होंगी। तो जानते हैं कि आज के ऑन द शो में क्या क्या है। तो आज हम जानेंगे कि पीएफ में निकासी की शर्तों में क्या बदलाव किया गया है, क्या नई उसमें तब्दीलियां की गई हैं जिससे कि जो लोग हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको थोड़ी सी आसानी हो। इसके बाद जानेंगे कि क्या ये बचत की आज़ादी है या फिर खतरा है। परमिशन तो दे दी गई है कि आप जल्दी जल्दी पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन ये आगे के लिए खतरा ना बन जाए, इस पर भी चर्चा करेंगे। उसके बाद रिटायरमेंट प्लानिंग पर इसका क्या असर होगा, ये भी हम लोग जानेंगे कि अभी पैसा आप जो निकाल रहे हैं उसके बाद आगे चल के कहीं दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, तो ये भी हम लोग समझेंगे। उसके बाद सरकार का जो है वो इरादा क्या है, खपत बढ़ाना है या राहत देना है, ये सब बातों पे होगी चर्चा। और उसके बाद और भी कई सारी बातों पे हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं एक ऐसे कर्मचारी की कहानी जिसने नई ईपीएफओ नीति से अपने रिटायरमेंट प्लान को बिल्कुल भी बदल दिया है। पुणे की एक आईटी कंपनी में काम करने वाले रोहन बढ़ती ईएमआई और बच्चों की पढ़ाई के खर्च के चलते परेशान चल रहे हैं। उनके पीएफ खाते में 15 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा है, लेकिन ईपीएफओ के सख्त नियमों के चलते वे अपना ही पैसा नहीं निकाल सके। ईपीएफओ के ताज़ा बदलाव ने रोहन जैसे लोगों को बड़ी राहत दी है। हालांकि सवाल यही है कि अगर लोग पीएफ को तत्काल खर्च के साधन की तरह इस्तेमाल करने लगे तो भविष्य निधि की ये नई आज़ादी भविष्य की निधि को असुरक्षित तो नहीं कर देगी। तो रोहन की तो ज़रूरत पूरी हो गई है, लेकिन क्या सभी ईपीएफ मेंबर्स के लिए ये कदम सही है या फिर खतरनाक हो सकता है आगे। तो आज इस पर हम लोग करेंगे चर्चा और इसी को समझने के लिए और कई और ज़रूरी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं बजाज कैपिटल के चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर विनय तालुजा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के शो में। थैंक यू अभिषेक। सर, सबसे पहले आपसे चर्चा करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको ये यहाँ पर ये जानना चाहूँगा कि ईपीएफओ में नए बदलाव जो है, पीएफ से 100% निकासी यहाँ पर संभव हो गई है, लेकिन 25% जो है वो मिनिमम बैलेंस रखना यहाँ पर ज़रूरी होगा। तो ये सारे जो बदलाव हैं ये किए गए, पहले हम इनकी जानकारी यहाँ पर दर्शकों को दे रहे हैं। और पूरी निकासी के लिए बेरोजगारी की जो अवधि है वो 12 महीने और ईपीएस के लिए 36 महीने यहाँ पर तय कर दी गई, यानी कि 3 साल यहाँ पर कर दी गई है। इसके बाद निकासी प्रक्रिया को आसान किया गया है। अब 16 के बजाय सिर्फ 3 कैटेगरी रखी गई हैं, यानी कि पहले जो जितनी कैटेगरीज थी उनको और यहाँ पर कम कर दिया गया जिससे कि लोगों को और आसानी हो। उसके बाद नौकरी के 1 साल के बाद पीएफ निकासी की अनुमति भी दे दी गई है। उसके बाद डिजिटल सिस्टम की अगर बात करें तो पासबुक लाइट, आधार लिंक और फेस ऑथेंटिकेशन से प्रक्रिया तेज होगी। नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर अब अपने आप होगा अगर यूएन और आधार लिंक हैं तो, और तेजी से क्लेम सेटलमेंट होंगे। अब 5 लाख रुपए तक की राशि जो होगी वो ऑटोमेटिक सेटल हो सकती है। तो ये सारे जो बदलाव हैं मोटे मोटे यहाँ पर किए गए हैं। अब सर, यहाँ पर एक सवाल सर ये यहाँ पर दर्शकों का है कि दर्शकों को शुरुआत से ही स्पष्ट करें कि अब हर साल जो है पीएफ खाते की 75% जो राशि है वो निकालने की अनुमति तो सर दे दी गई है। तो ईपीएफओ के नए नियम क्या हैं और क्या पहले की तुलना में कितना ये बड़ा बदलाव आप इसको मानते हैं? देखिए, बाजार में इस चेंजेस को ईपीएफओ 3.0 के नाम से भी जाना जा रहा है। ऑब्वियसली अभी डिटेल क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट से आनी बाकी है रिटर्न में। गजट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया जबकि ये मीटिंग हो चुकी है इस महीने की शुरुआत में। बट जो मेजर चेंजेस हुए हैं ये काफ़ी लिक्विडिटी को प्रमोट कर रहे हैं और मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 100% पार्टिसिपेशन को भी बढ़ावा देंगे, क्योंकि अभी भी काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो
अगर पुरानी कंपनी में उनका पीएफ नहीं है तो आगे भी वो अवॉइड करते हैं, मिनिमम पीएफ के ऊपर जाते हैं। तो जैसा हमें मालूम है कि 12% एम्प्लॉय अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट कर सकता है मैक्सिमम, और 12% ही उसका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा। तो ये रेगुलेशन जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होगा, डेवलपमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये ओवरऑल बढ़ावा देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करें और अपनी 24% तक की टोटल सेविंग को, सैलरी को पीएफ के अंदर कंट्रीब्यूट करें। यहाँ पे इसको फ़ायदा मिलेगा। सर, यानी कि एक तरह से लोगों को इंकरेज किया जा रहा है कि वो पीएफ का पैसा अपना निकाल सकते हैं और एक तरह से फ्रीडम उनको दे दी गई है। मतलब जो चाबी है, जो ताले की, उनकी जो सेविंग्स की जो चाबी थी, वो एक तरह से उनके हाथों में यहाँ पर सौंप दी गई है। लेकिन सर, क्या अब कर्मचारी अपनी मर्जी से पीएफ का पैसा निकाल सकता है या कुछ शर्तें अभी भी इसमें लागू हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर और भी अभी अप्लाई होंगी आगे चल के? देखिए, ब्रॉडली देखिए अभिषेक, क्योंकि प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि जैसे हिंदी में बोलते हैं, ये लॉन्ग टर्म सेविंग्स का एक तहत सरकार की तरफ से गिफ्ट बोल लीजिए एम्प्लॉयज़ के लिए है, बिकॉज इंडिया में सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है। तो गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सेल्फ सेविंग, सेल्फ कंट्रीब्यूशन के थ्रू अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करें। सो मूल रूप से अभी भी इसका जो बेस लाइन प्रिंसिपल है वो यही है कि आप अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए अभी से, वाइल यू आर इन सर्विस, आप अपना पैसा जोड़ें और आपके आगे जाके काम आएगा। बट क्योंकि काफ़ी नौकरी के तरीकों में बदलाव आ रहा है, लोग कितने साल काम करते हैं, अर्ली रिटायरमेंट, फायर एक वर्ड है जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए यूज़ होता है। लोग उस 45 साल 40 साल की उम्र में अर्ली रिटायरमेंट की बातें कर रहे हैं। सो आई थिंक उसके अंडर गवर्नमेंट ने सोचा है कि जो यंगस्टर्स, न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी अभी जॉब्स में आ रही है, उनको प्रोलोग करने के लिए, उनको इनवाइट करने के लिए प्रोविडेंट फंड में उनको लगा कि कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, आवश्यकता है। इसलिए उन्होंने ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ लेके आए हैं कि खास करके अगर आपकी जॉब चली जाती है तो आप 100% तक अपना पैसा निकाल पाएंगे। ऑब्वियसली पहले जो चेंजेस आप अर्ली निकाल सकते थे, अभी आप 1 साल मिनिमम वेट करना पड़ेगा आपको। अगर तब भी आपके पास जॉब नहीं है तो आप अपना 100% पैसा निकाल पाएंगे, जबकि 75% पैसा आप इमीडिएटली निकाल सकते हैं। बट ओवरऑल ऐसा नहीं है कि आप इसको सेविंग्स अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे और जब मर्जी आए आपकी आप इसको निकाल सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसको सहूलियतों को सिंपल करा है, रेड टेपिज्म कम करी है, ताकि आपको आप ही का पैसा जब चाहिए, अगर ज़रूरत है आपकी, और वो एक फिक्स दायरे के अंदर 3 ब्रॉड गाइडलाइंस कैटेगरीज की बात करी है नए रूल्स के अंडर में। अगर उन 3 कैटेगरीज के अंदर आप फॉल करते हैं तो आप अपना पैसा ऑनलाइन प्रक्रिया से 100% तक निकाल पाएंगे। सब वो 3 कैटेगरीज आप यहाँ पर इलैबोरेट कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए? पहली कैटेगरी तो देखिए हमारी आती है नेसेसिटीज़ की, जैसे कि मेडिकल रीज़न है, बच्चों की शादी है, तो ये कैटेगरीज को एक नेसेसिटीज़ के अंदर डाल दिया है कि वहाँ पे आप अपना पैसा निकाल सकते हैं। दूसरी कैटेगरी उन्होंने अभी भी हिंदुस्तान में, बिकॉज घर खरीदना एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हर हिंदुस्तानी के लिए, तो घर खरीदने के लिए आप एक कैटेगरी अलग से बनाई गई है कि आप अपना पैसा निकाल सकते हैं प्रोविडेंट फंड से। तीसरा कैटेगरी उन्होंने एक स्पेशल कैटेगरी रखा है जिसमें कुछ कंटिजेंसी आती है या कुछ पहले 2 में अगर कवर्ड नहीं है तो बाकी ब्रॉडली वो सारी कैटेगरीज आपकी 3rd कैटेगरी में कवर हो जाएंगी। पर आपको उसके अंदर अप्लाई करना पड़ेगा और सब्जेक्ट टू अप्रूवल वो कैटेगरी में आपको फिर उसके अंदर आप रिफंड ले पाएंगे। तो ये 3 कैटेगरीज की अब हम बात कर रहे हैं। जॉब से अगर आप मतलब बेरोजगार हैं अगर आप, तो फिर 100% तो आप यहाँ पर निकाल ही सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन 75% जो एक यहाँ पर थ्रेशोल्ड लिमिट सेट की गई है वो तो आप इमीडिएटली निकाल ही सकते हैं। प्लस 3 कैटेगरीज हैं, मेडिकल की बताई गई है, इमरजेंसी होती है, अगर बच्चों की शादी है तो आप उसमें पैसा निकाल सकते हैं, और हाउस बाइंग की एक जो कैटेगरी है वो यहाँ पर रखी गई है। अगर इसमें आप फॉल करते हैं तो आप EPFO का पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये 3-4 बातें हैं जो मोटी मोटी है जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। सर, अगर नौकरी छूट जाने के बाद 75% पैसा तुरंत मिलेगा, लेकिन पूरा PF निकासी के लिए 2 की जगह 12 महीने का इंतजार करना होगा, ऐसा क्यों किया गया है सर? और बेरोजगारी के बीच क्या ये प्रावधान थोड़ी दिक्कतें नहीं बढ़ा देगा हमारे जो EPF मेंबर्स हैं? देखिए, हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो एक यंग कस्टमर जब जॉब कर रहा है और किसी कारण से वो या तो जॉब से ब्रेक लेता है या उसकी जॉब चली जाती है, तो एक एक्सपेक्टेड नेचुरल फिनोमिनन है कि वापस से वो जॉब में ज्वाइन करेगा। हो सकता है उसमें थोड़ा समय लगे, इसलिए गवर्नमेंट ने उसको 12 महीने की अवधि रखा है मेरे हिसाब से, कि 12 महीने के अंदर भी अगर आपको जॉब नहीं मिलती है या आप जॉब नहीं करना चाहते हैं किसी कारण से, उसके बाद में आपने निश्चित कर लिया है अपने माइंड में
कि अभी जॉब में दिक्कत आ रही है, तो ही वो प्राविधान रखा गया है कि आप 100% अपना पैसा निकाल लें। इसमें ऑब्वियसली जो पेंशन वाला पार्ट है वो तब भी आप नहीं निकाल पाएंगे। जो आपका सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है और जो आपके एम्प्लॉयर की तरफ से प्रोविडेंट फंड वाला कॉन्ट्रीब्यूशन है 8.33, क्योंकि पेंशन में जाता है अप टू 15,000 रुपये साल का, बैलेंस अमाउंट आपके एम्प्लॉयर के थ्रू आपके प्रोविडेंट फंड में जाता है। तो ये सारा पैसा आप 12 महीने भी अगर आपकी जॉब वापस नहीं आती है तो आप तभी ये पैसा निकाल पाएंगे। और ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, क्योंकि अभी सब कुछ डिजिटाइज हो गया है, आपका पैन, आधार सब लिंक है, तो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर, नया एम्प्लॉयर का डिटेल गवर्नमेंट के पास सारा हमेशा अवेलेबल रहता है। तो अगर आपका 12 महीने का गैप है, नया एम्प्लॉयर आपका क्रिएट नहीं हुआ प्रोविडेंट फंड के अंदर में, तभी वो उसकी अवधि को 12 महीने माना जाएगा और उसके बाद आप पूरा पैसा निकाल पाएंगे। सर, आपने पेंशन की भी यहाँ पर जिक्र किया था, और जो निकासी की जो शर्त है वो 75% वाली, उसमें पेंशन की राशि भी शामिल होगी। और अगर 100% निकासी यहाँ पर कर ली गई तो क्या यूएन जो होता है वो बना रहेगा या फिर वो खत्म हो जाएगा? यूएन तो देखिए आपका एक परमानेंट नंबर है, वो आपके साथ हमेशा रहेगा। आप अपने एम्प्लॉयर्स चेंज करते हैं तब भी सेम यूएन में आप टैग करके अपने प्रोविडेंट फंड को उसके साथ लिंक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका यूएन कभी भी बंद होगा। प्लस मैंने आपको बताया अगर आप पैसा निकालेंगे तो आपका पेंशन वाला पार्ट विड्रॉ नहीं होगा, नॉन पेंशनेबल वाला एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन का आप 75 to 100% एज पर द गाइडलाइंस आप निकाल सकते हैं। तो पेंशन तो आपकी अलग से चलेगी। अगर आपकी जॉब 10 साल से कम की है, उसी सूरत में सिर्फ आप पेंशन वाला पैसा भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप 10 साल से ऊपर अवधि टोटल आपकी एम्प्लॉयमेंट की हो चुकी है तो फिर आप पेंशन वाला पैसा नहीं निकाल सकते, उसकी आपको पेंशन ही लेनी पड़ेगी। तो ये बात निकल कर आती है इस सवाल को लेकर। नॉन पेंशन का पैसा आप निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ जो ड्यूरेशन रखी गई है उसको आपको पूरा करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उसमें पैसा आप निकाल सकते हैं। सर, क्या जो बदलाव किया गया है इसके पीछे सरकार का जो मकसद है वो कर्मचारियों को राहत देना ही है या फिर खपत बढ़ाना है इकोनॉमिक लिहाज से अगर देखा जाए तो? और पॉलिसी देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और डिमांड कंजम्पशन को बढ़ाने का हिस्सा तो नहीं है ये सर? मैं इसको, जैसा मैंने पहले भी प्रोग्राम के शुरू में बताया था, मैं इसको दूसरे नजरिए से देख रहा हूँ। ये लिबरलाइजेशन का एक पार्ट है। गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोविडेंट फंड स्कीम में पार्टिसिपेट करें, ताकि स्कीम में एनरोल करते वक्त उनको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े कि कुछ लोग क्या होता है, कुछ साल जॉब करने के बाद विदेश चले जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं, तो उनको लगता है कि पीएफ में क्यों पैसा फंसाएं, हमें तो रहना ही नहीं है हिंदुस्तान में। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं शुरू में हम जॉब करेंगे, बाद में अपना बिजनेस खोलेंगे। उन लोगों को भी दिक्कत आती है पीएफ में कंट्रीब्यूट करने में। प्लस यंग जनरेशन की जॉब की जो लॉन्जेविटी है वो उतनी नहीं है ज़्यादा, जितनी एक पहले 20 साल पहले एम्प्लॉयज़ की रहा करती थी। सो सबसे पहले तो गवर्नमेंट चाहती है कि पीएफ में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूट करें, ताकि उनका अपना पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़े और रिटायरमेंट के हिसाब से हेल्प मिले। दूसरा, ऑब्वियसली लिबरलाइजेशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्लेक्सिबिलिटीज और लिक्विडिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं चाहती है कि जब आपको फाइनेंशियल तंगी है, दिक्कत है, तो आपका अपना पैसा आपको अवेलेबल होना चाहिए। रेड टेपिज्म और ब्यूरोक्रेसी के अंदर कई बार पहले पॉलिसी रूल्स के वजह से आप पैसा नहीं निकाल सकते थे, उसको गवर्नमेंट कम से कम करना चाहती है, ताकि आप दूसरे से लोन और उधार मांगने की जगह अपना पैसा अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप प्रोविडेंट फंड से निकाल सकें। तीसरा, सेड अनसेड इन सब के चलते अगर लिक्विडिटी बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन को भी सपोर्ट मिलेगा। तो आप एक ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अगर लोग पैसा पीएफ का वापस लाएंगे और कंजम्पशन में यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन स्टोरी को बूस्ट मिलेगा। कंजम्पशन स्टोरी को कहीं ना कहीं यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। अगर पैसा यहाँ पर निकाल सकेंगे तो फिर ऑब्वियस सी बात है कि मार्केट में वो आएगा, उसके बाद इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं उसको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर बूस्ट मिलेगा। एक बार फिर यहाँ पर बता देते हैं जरा एपीएफएम में कौन कौन से बदलाव किए गए हैं, जिससे कि हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और आइडिया मिल जाए कि जो पूरी चर्चा है उसका मेन मोटिव क्या है। तो उसमें हम लोग बता दें कि नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफ़र अब अपने आप होगा, और अगर यूएन नंबर और आधार जो हैं वो लिंक हैं तो 100% निकासी तो हम लोगों ने बताया कि वो तो खैर यहाँ पर रहेगी, और 25% मिनिमम बैलेंस यहाँ पर रखना जो होगा वो आपका बिल्कुल बेहद ज़रूरी होगा। और पूरी निकासी के लिए बेरोजगारी की अवधि जो रहेगी वो 12 महीने की रहेगी, और ईपीएस के लिए 36 महीने यहाँ पर तय किए गए हैं। वापस आते हैं अपने गेस्ट के पास। सर, क्या प्रोविडेंट फंड की बार बार निकासी से रिटायरमेंट के लिए जो जमा राशि जो होगी उस पर तो ऑब्वियस बात है असर जो होगा वो पड़ेगा, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में एक तरह से रिटायरमेंट के लिए ही वो इस्तेमाल करने के लिए लाया गया था।
तो क्या सर ये जो है या फिर सरकार ने निवेशकों का भविष्य है उन्हीं के हाथों में सौंप दिया है, जो चाबी जैसे हम लोग बात कर रहे थे उन्हीं की सेविंग की जो अलमीरा है उसकी चाबी उनके हाथ में सौंप दी? देखिए, ये अभी एक बहुत बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जी। एक तरफ से लिक्विडिटी बढ़ी है, बट हर फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी का एक नेगेटिव साइड डाउन साइड भी रहता है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि निवेशक, कस्टमर, एम्प्लॉयज जो हैं वो एक डिसिप्लिन तरीके से इस प्रोविडेंट फंड अकाउंट को चलाएंगे, और अगर इन 3 कैटेगरीज में उसके पास ज़रूरत है, उसके पास कोई और प्रावधान नहीं है सेविंग्स का और विड्रॉल का, तभी इस पैसे को यूज़ करेंगे। जैसे हम फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर हमेशा बोलते हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग का जब आप घर बनाते हैं, हाउस बनाते हैं, तो उसके अंदर आप अपने जो रियल एसेट घर होता है उसको आप सबसे लास्ट में छेड़ते हैं। सिमिलरली लॉन्ग टर्म सेविंग्स जैसे प्रोविडेंट फंड भी आपको एकदम लास्ट में टच करना चाहिए, जब आपके पास कोई और विकल्प नहीं है तो भी आप इस पैसे को छुएं। ये हमारा सजेशन रहेगा इन्वेस्टर्स को। सर जो ये पूरी प्रक्रिया की गई है, एक तरह से जो राइट दिया गया है हमारे जो मेंबर्स हैं, पीएफओ मेंबर्स हो, तो वो तो प्रोत्साहित तो एक तरह से यहाँ पर नहीं करते हुए दिख रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर क्या सर निजी बीमा कंपनियां हैं और जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनका यहाँ पर थोड़ा सा वो हावी होते हुए यहाँ पर क्या दिख सकते हैं, और क्या आम निवेशक के लिए ये फ़ायदेमंद होगा? एग्जैक्टली नहीं, क्योंकि देखिए अभिषेक, जो प्रोविडेंट फंड ईपीएफओ है वो आपको एक गारंटेड रिटर्न देता है, हर साल वो डिक्लेयर करते हैं। आज की डेट में भी आप देखेंगे तो 8.25% का रिटर्न गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया हुआ है, टैक्स फ्री, जो एक बड़ा अच्छा रिटर्न है। अगर आप 30% ब्रैकेट में हैं तो आप डबल डिजिट की प्री टैक्स रिटर्न के बराबर आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा, गारंटी की होने की वजह से आप इसको डायरेक्टली म्यूचुअल फंड से कंपेयर नहीं कर सकते, एफडी से भी कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज एफडी लॉन्ग टर्म में 20-30 साल के लिए ऐसी रिटर्न देने वाली गारंटेड सिक्योरिटी वाली कोई एफडी अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। सो हर प्रोडक्ट का अपना एक महत्व है कस्टमर के फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में, और हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप अपना ईपीएफओ के बैलेंस को बरकरार रखिए, जब तक जरूरत ना पड़े उसको टच मत करिए, बिकॉज कंपाउंडिंग की वजह से आपका पैसा आखिरी के सालों में बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अगर आप यंग 25, 26, 27 साल की उम्र से अपनी जॉब स्टार्ट करते हैं और कॉन्टिन्यूस इन्वेस्ट करते हैं पीएफ के अंदर, तो आपका 50-60 के बीच में जो कॉर्पस की ग्रोथ है काफ़ी जल्दी होगी। कॉर्पस की ग्रोथ जो है वो काफ़ी जल्दी होगी, और CAGR जो है, कंपाउंडिंग जो है, उसका फ़ायदा तो कहीं ना कहीं आपको मिलेगा ही मिलेगा लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो। उसके बाद भी कई सारे बेनिफिट्स यहाँ पर मिलते हैं। सर जरा अब यहाँ पर बचत योजनाओं की अगर हम लोग बात करें और बीमा की अगर बात करें, तो नई टैक्स रेजिम में बीमा और बचत योजनाओं पर मिलने वाली जो टैक्स छूट है वो ख़त्म कर दी गई है साफ तौर पर। क्या इससे कंपल्सरी रूप से बचत की जो आदत है उसमें बदलाव होगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑलरेडी पिछले 4-5 साल से न्यू टैक्स रिजीम के अंडर स्पेशली ये मैसेज दे रही है कि आप जो सेविंग्स हैं लार्जली अपने फाइनेंशियल गोल्स के हिसाब से करिए। जितनी आपको सेविंग, ऑलरेडी इंडिया में सेविंग रेट काफ़ी अच्छा है एज कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, डबल डिजिट में भी हायर साइड पे हमारा सेविंग्स रेट है। बट गवर्नमेंट चाहती है कि आप एक जो टैक्स का प्रावधान के अंडर आप सेविंग करते थे वो आई थिंक पोस्ट इंडिपेंडेंस पिछले 40 सालों में वो बड़ा वैलिड था लॉजिक, बट अभी क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम्स काफ़ी बढ़ गई हैं तो अभी इस लोगों को अपना सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट का मतलब समझ आता है कि उनको लॉन्ग टर्म में बच्चों की शादी के लिए, पढ़ाई के लिए और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए पैसा जोड़ने की ज़रूरत है। तो सिर्फ टैक्स के माध्यम से सेव करना कोई बहुत ज़्यादा अक्लमंदी की बात नहीं है, क्योंकि जो ओवरऑल सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है वो कहीं ज़्यादा रहती है टैक्स के रूल्स के प्रावधान के अंडर में। सो इन दोनों को गवर्नमेंट बेसिकली डीलिंग करने की कोशिश कर रही है। जैसे हर एक क्षेत्र में गवर्नमेंट ने सब्सिडीज विड्रॉ करी हैं, तो इस क्षेत्र में भी गवर्नमेंट चाहती है कि जो टैक्स के माध्यम से सब्सिडीज वो दे रही थी इन्वेस्टमेंट के लिए, उसको अलग कर दिया गया है। आप अपनी सेविंग्स को सेविंग्स के रूप में देखिए, और टैक्स प्लानिंग एक बड़ा बेसिक मीडियम रह गया है आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। सेविंग्स को सेविंग की तरह देखें और टैक्स को आप थोड़ा सा यहाँ पर देख सकते हैं। अब कई सारे सवाल यहाँ पर दर्शकों के भी आ रहे हैं, तो उनके एक एक करके यहाँ पर सवाल हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं भोपाल से राजेश गोस्वामी। उनका सवाल है, मैंने 12 साल पुरानी कंपनी छोड़ी है, अब नई नौकरी ज्वाइन की है, क्या मैं अपने पुराने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकता हूँ या नया खाता लिंक करना यहाँ पर बेहतर होगा? सर क्या राय है यहाँ पर? देखिए, अगर तो इन्होंने नया जॉब ज्वाइन नहीं किया होता तो ऑब्वियसली इनके पास राइट था विड्रॉ करने का। टेक्निकली इनको उसको स्विच करना पड़ेगा बिकॉज ये वापस जॉब में आ चुके हैं, तो इनको जो विड्रॉल का राइट था वो अनएम्प्लॉयमेंट का वो रूल इनके लिए वैलिड नहीं रहता है।
वैसे भी हमारी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर इनको इस पैसे की ज़रूरत नहीं है तो एक सेफ और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में इनका पैसा जो ग्रो कर सकता है वो पीएफ बड़ा अच्छा है, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट टूल है, तो इसको ये कंटिन्यू करें। उसको कंटिन्यू यहाँ पर वो कर सकते हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है जयपुर से तोशी चौधरी का, कह रहे हैं कि क्या ईपीएफओ में बार बार निकासी करने वालों के लिए कोई पेनाल्टी या ब्याज कटौती का प्रावधान है? वैलिड सवाल है सर, क्या कहना है सर इस पर? टेक्निकली बार बार निकालने, अगर आप लीगल तरीके से वैलिड रीजंस के साथ निकालेंगे तो कोई पेनल्टी नहीं है। ब्याज की जबकि बात रही, ऑब्वियसली आपका जब पैसा प्रिंसिपल ही नहीं रहेगा तो आपका ब्याज भी कम आएगा एब्सोल्यूट अमाउंट में, तो लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का जो आपको हमने अभी बात करी इम्पैक्ट आएगा वो नहीं आएगा, एडवांटेज नहीं मिलेगा। बट अगर आपने पीएफ डिपार्टमेंट अगर ये चेक करता है कि आपने गलत प्रावधान के अंडर में विड्रॉल किया है तो उस केस में पेनल्टीज और विड्रॉल का दोनों का प्रावधान है, तो आपको पैसा वापस जमा कराना पड़ेगा और पेनल्टी भी अलग से लग सकती है। रीज़न जो है यहाँ पर वो सही दें, अगर गलत रीज़न दिया तो कहीं ना कहीं आपका पीएफ का जो क्लेम है वो रिजेक्ट होगा और पेनल्टी भी यहाँ पर आपको उल्टा देनी पड़ेगी। राहुल गुप्ता यहाँ पर हैं फरीदाबाद से, वो कह रहे हैं कि बच्चों की पढ़ाई या घर के खर्च के इस्तेमाल के लिए पीएफ से पैसा निकालने के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन काफ़ी है, इससे दुरुपयोग तो नहीं होता, गलत फ़ायदा तो नहीं बढ़ेगा इसका? सर इस पर क्या कहना है सर? ये जो प्रोसेस है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का ही है, आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। 3 नए गाइडलाइंस हैं, अभी फॉर्म नया वाला अपलोड नहीं हुआ है, कब से अप्लाई होना है वो भी इंफॉर्मेशन भी नहीं है। 3 ब्रॉड कैटेगरीज के अंदर आप सिलेक्ट करेंगे, नेसेसिटीज के अंदर, हाउस परचेज के अंदर या स्पेशल कंटिजेंसी के अंदर। और बच्चों की पढ़ाई या घर की जैसे आप बात कर रहे हैं तो फर्स्ट कैटेगरी में आएगा, उसके अंदर आप सेल्फ डिक्लेरेशन देके अप्लाई करेंगे और आपका विड्रॉल का जो टाइमलाइंस है, टर्न अराउंड टाइम है, उसके अंदर आपको विड्रॉल मिल जाएगा। ऑब्वियसली इसको अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन देगा और मिसयूज करेगा तो जैसे मैंने पहले बताया पेनल्टीज का प्रावधान है, अगर आप पकड़े जाते हैं तो आपको पेनल्टी जुर्माना भरना पड़ सकता है। पेनाल्टीज का प्रावधान है और यहाँ पर जुर्माना आपको भरना पड़ सकता है, तो इसका आप बारीकी से ध्यान रखें। जब भी आप क्लेम फॉर्म भरें तो उसमें रीज़न जो हैं वो वैलिड रीजंस होने चाहिए, उसका ध्यान रखें। अगर अनर्गल रीजंस दिए तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है और आगे चल के आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल में काफ़ी परेशानी होगी। अब चलते हैं अपने सहयोगी दिव्या चतुर्वेदी के पास, जो बता रही हैं कि सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कितना ब्याज मिलता है, अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसमें ब्याज कितना होगा। चलते हैं दिव्या के पास, ये बताएंगी। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप सभी को बताते हैं, जिस तरीके से चर्चा चल रही है, किस तरीके से सरकार आप लोगों के लिए अलग अलग स्कीम्स लेकर आती है जिनमें आप छोटे छोटे अमाउंट में निवेश करके अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए एक बड़ा अमाउंट जो है तैयार कर सकते हैं, अपने भविष्य को और सुरक्षित कर सकते हैं। सरकार की किस स्कीम में कितना ब्याज आपको मिलता है ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अगर बात करें देखिए पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड की, तो इसमें कितना ब्याज किसी भी निवेशक को मिलता है? 7.1% का ब्याज जो है इसमें इसके किसी भी निवेशक को मिलता है। इसके अलावा किसान विकास पत्र है आपके लिए एक ऑप्शन, केवीपी, इसमें अगर आप निवेश करते हैं 7.5% का ब्याज इसमें आपको मिलता है। साथ ही अगर बात करें सुकन्या समृद्धि योजना की, एसएसवाई की, तो इसमें भी आपको अच्छा खासा देखिए 8.2% का ब्याज मिलता है अगर इसमें आप निवेश कर रहे हैं तो। वहीं अगर बात करें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की, एनएससी की, तो इसमें आपको 7.7% का ब्याज सरकार की तरफ से मिलता है। साथ ही अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बात करें, देखिए स्कीम जो है बहुत ज़्यादा चर्चा है, ये स्कीम काफ़ी चलन में नजर आती है, SCSS, तो इसके जो निवेशक हैं उनको 8.2% का ब्याज सरकार की तरफ से मिलता है। और आखिर में अगर देखें तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF, जो भी सैलरीड एम्प्लॉयज है उनका इससे ताल्लुक है, उनका इसके लिए जो एक अमाउंट सैलरी में से हर महीने कट होता है ताकि ईपीएफ में निवेश हो सके, उनका भविष्य और सिक्योर हो सके, तो इसमें उनको 8.25% का सबसे अच्छा ब्याज, देखिए इन सभी स्कीम्स में सबसे ज्यादा ब्याज जो है 8.25% का ईपीएफ में ही मिलता है, ईपीएफओ के डेटा के मुताबिक। तो ये है पूरी जानकारी। थैंक यू दिव्या, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत अच्छे आंकड़े यहाँ पर पेश किए कि अलग अलग जो स्कीम्स हैं उसमें ब्याज कितना मिल रहा है, और उसके लिए आपने जो जानकारी दी है थैंक यू उसके लिए बहुत ज़्यादा। वापस लौटते हैं सर आपके पास। साफ तौर पर सर दिख रहा है कि जो ईपीएफ है यहाँ पर 8.25% का यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है। सर इसके पीछे क्या वजह आप मानते हैं कि सरकार इसके ऊपर पूरा फोकस क्यों करिए, उतना ब्याज यहाँ पर जो है, इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए इसमें कुछ सिंपल मैथमेटिक्स है। ईपीएफ इनिशियली क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से था, और गवर्नमेंट इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी फंडिंग के लिए मैक्सिमम लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए होते हैं। जितने भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स होते हैं। 15-15 साल का गेस्टेशन पीरियड, वेटिंग पीरियड रहता है ब्रेक इवन के लिए।
तो गवर्नमेंट को जो लॉन्ग टर्म पैसा पीएफ के थ्रू मिल रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसके लिए हमेशा खुशी खुशी उसमें ज़्यादा रिटर्न देने के लिए तैयार रहती थी। प्लस मुझे लगता है कहीं ना कहीं सब्सक्राइबर्स को प्रलोभन देने के लिए उनको लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म पैसे के ब्लॉक करना है तो रिस्क और रिटर्न जो है उस हिसाब से आपको रिटर्न ज़्यादा देना पड़ेगा, ताकि आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकें। बट मुझे लग रहा है कि अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी आएगी तो कहीं ना कहीं रिटर्न्स पे भी इम्पैक्ट रहेगा। इसके लिए सब्सक्राइबर्स को तैयार रहना चाहिए। आप देखते हैं अगर बैंक एफडी आज 1 साल की लेते हैं वर्सेस 5 साल की बैंक एफडी लेते हैं, तो 1 साल की बैंक एफडी या 6 महीने की एफडी में रिटर्न्स इंटरेस्ट रेट्स कम होता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी हमें लगता है कि आगे चल के अभी रिटर्न्स जो बहुत अच्छे हैं थोड़े कम हो सकते हैं। अगर गवर्नमेंट को लगता है लिक्विडिटी का फायदा लोग ज़्यादा उठा रहे हैं और विड्रॉल्स ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो रिटर्न्स गिरेंगी। सर, लेकिन जब इतने ल्यूक्रेटिव रिटर्न्स यहाँ पर मिल रहे हैं, इतना अच्छा परसेंटेज यहाँ पर दिखाया गया है 8.25% का, तो अगर जल्दी जल्दी पैसा निकाला जाएगा तो फिर कहीं निवेशकों के लिहाज से यहाँ पर कोई बड़ी गलती तो नहीं हो जाएगी? जी ज़रूर, दैट्स वाई मैं ऐसे ही बता रहा था आपको, क्योंकि अगर मेरे को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी बच्चे की शादी के लिए 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है जो आज से 30 साल 35 साल बाद आनी है, तो मुझे ऐसे ही इन्वेस्टमेंट के विकल्प ढूंढने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में सेफ हैं, कंपाउंडिंग का मुझे फायदा दे सकते हैं और मैक्सिमम रिटर्न दे सकते हैं। ऑब्वियसली आप बोलेंगे एक तरफ से इक्विटी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इक्विटी लॉन्ग टर्म में रिटर्न अच्छा देती है, बट सारा पैसा हम इक्विटी में नहीं डाल सकते। फाइनेंशियल प्लानिंग कॉन्सेप्ट के अंदर आपको डेट में भी डालना पड़ता है और प्रोविडेंट फंड ईपीएफ बड़ा अच्छा विकल्प है डेट में इन्वेस्ट करने का। सो लॉन्ग टर्म में अगर 8.25% पोस्ट टैक्स रिटर्न है जो 10-11% टैक्स फ्री रिटर्न प्री टैक्स रिटर्न बनती है, तो मेरे हिसाब से बड़ा अच्छा विकल्प है। आपको मैक्सिमम सेविंग जो आपकी 24% की करते हैं आप अपने सीटीसी की, आपको पीएफ के थ्रू करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इक्विटी के ऑप्शन भी हैं, अलग अलग कई सारे ऑप्शंस और भी हैं, लेकिन डेट का जो ऑप्शन है वो भी काफ़ी अच्छा होता है और यहाँ पर आपको एक तरह से फिक्स एक तरह से जो यहाँ पर परसेंटेज रखा गया रिटर्न के मामले में वो भी काफ़ी अच्छा रहेगा और लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा यहाँ पर देगा। इस बीच हमारे दर्शकों को हम लोग ये बता देते हैं कि वो कैसे अपने अपने जो सवाल हैं यहाँ पर हमको भेज सकते हैं और कोशिश करेंगे कि हम उनके सवाल को इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो आपको सवाल कैसे पूछना है ये आप हमारी स्क्रीन पर हम लोग ग्राफिक लेके आते हैं, देख सकते हैं आप कि आपको लिखना है व्हाट्सएप पर सिंपली जाना है और पास लिखना है यहाँ पर, यानी कि PAAS, P कैपिटल रहेगा, AAS स्मॉल में रहेगा, उसके बाद स्पेस देकर आपको यहाँ पर अपना सवाल देना है और यहाँ पर 9354027995 पे उसे सेंड कर देना है। उसके अलावा आप यूट्यूब पे कमेंट करके भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं, फेसबुक भी जा सकते हैं और सोशल मीडिया के दूसरा जो प्लेटफॉर्म है X, यहाँ पर भी आपके सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनको अपने यहाँ अगले शो में अगले एपिसोड में इंकॉर्पोरेट करें और आपके सवालों के जवाब यहाँ पर सही तरीके से एक्सपर्ट के जरिए मिल सकें। सर, अब नौकरी के लिए अगर 1 साल बाद ही पीएफ निकाल सकेंगे, क्या पीएफ खाते को अब एक तरह का सेविंग्स बैंक अकाउंट बना दिया गया है जहां से कोई भी पैसा कभी भी निकासी यहां पर कर सकता है? मैं खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया है। देखिए, कभी भी तो नहीं निकाल सकते आप, अभी भी रेगुलेशंस हैं। 3 प्रमुख कारण हैं जिसके अंडर आप विड्रॉल कर सकते हैं, जबकि सेविंग अकाउंट में आपको कोई कारण नहीं देना पड़ता। आप जाइए बैंक में वॉक इन करिए, आपका पैसा है, जब चाहे निकाल लीजिए। बैंक कुछ विड्रॉल्स फ्री करता है, एक लिमिट के बाद उसके ऊपर चार्जेस लगाता है, इतनी ही प्रक्रिया है। जबकि पीएफ के अंडर अगर जॉब जाती है, एक तो उसी कारण में आप पैसा निकाल सकते हैं, 12 महीने आपको बना रहना पड़ेगा, 12 महीने के बाद आप पूरा निकाल सकते हैं। अगर आप वापस जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपके ये विड्रॉल के रूल्स आपके ऊपर अवेलेबल नहीं रहेंगे। उसके बाद अगर आपको पार्ट विड्रॉल करना है तो 3 प्रमुख कारणों के अंदर ही आप निकाल सकते हैं। तो अभी भी हम मान के चलते हैं गवर्नमेंट ये लाभ दे रहा है आपको इमरजेंसी में पैसा यूज करने के लिए। इसको आप अपनी सेविंग्स के खाते की तरह इस्तेमाल करने की सोचे भी मत। बिल्कुल, ऐसे पर्सनल यूज़ के लिए ना इसको सोचें। जब इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि जो 3 कैटेगरीज में फॉल करती हैं, उस कैटेगरी में अगर आप फॉल करें तो ही पैसा निकालें, वो ज़्यादा समझदारी होगी। लेकिन सर, जब पीएफ से पैसा निकाला जाता है तो जो ईपीएफओ का जो फंड होता है वो एक तरह से घटता है, तो इसका असर क्या सर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और जो बॉन्ड मार्केट है उस पर भी पड़ता है इसका असर? देखिए, छोटे मोटे विड्रॉल से तो नहीं पड़ेगा, बट लार्ज स्केल पे अगर ये विड्रॉल शुरू हो जाते हैं तो आई कैन एक्सपेक्ट के रेगुलेशंस में चेंजेस, बदलाव भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बोला है कि अब ये परमानेंट चेंजेस हैं, इसके बाद कभी और कोई चेंज नहीं आएगा। सो अभी गवर्नमेंट ने वेट एंड वॉच करके एक रूल्स निकाले हैं, उसको देखेंगे कैसे इसका लोग फायदा उठा रहे हैं, मिसयूज तो नहीं कर रहे। और अगर आगे चल के गवर्नमेंट को लगता है कि
लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग को जो सपोर्ट प्रोविडेंट फंड से रिटेल पार्टिसिपेशन के थ्रू मिलती थी, उसमें अगर दिक्कत आ रही है तो माइट भी ये रूल्स चेंज हो सकते हैं। बड़े अगर निकासी की गई तो शायद थोड़ी सी वहाँ पर दिक्कत आ सकती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो बाज़ार है और जो बॉन्ड का बाज़ार है वहाँ पर कहीं ना कहीं असर दिख सकता है। लेकिन वैसे ही अगर बड़ी निकासी अगर हुई तो फिर दिक्कत होगी, वरना ऐसी कोई इशू नहीं है। सर, क्या ये पॉसिबल है कि सरकार भविष्य में पीपीएफ, एनपीएस और जो दूसरी बचत सेविंग्स योजनाएं हैं उस पर भी ऐसे कुछ बदलाव करेगी? देखिए, मेरे हिसाब से लिबरलाइजेशन के अंडर में गवर्नमेंट चाह रही है कि पार्टिसिपेशन बढ़े, रिटेल इन्वेस्टर की पार्टिसिपेशन बढ़े। आप देखेंगे आज म्यूचुअल फंड बाजार में एसआईपी के जरिए काफी रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। 75 लाख करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस एयूएम हो चुका है उस मार्केट में। और एक समय पे हम एफआईआई फॉरेन इन्वेस्टर्स आते जाते थे तो मार्केट हमारी क्रैश कर जाती थी। आज रिटेल इन्वेस्टर की वजह से मार्केट स्टेबल है। सिमिलरली, अगर गवर्नमेंट को फंडिंग मिलती है रिटेल इन्वेस्टर्स की इस माध्यम से, तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को जो फिस्कल डेफिसिट अपनी फंडिंग, बजटरी फंडिंग में सपोर्ट मिल चाहिए, वहां पे उसको हेल्प मिलेगी। तो लिक्विडिटी फ्लेक्सिबिलिटी देके वो अगर ज्यादा पार्टिसिपेशन ले पाएंगे तो एक अच्छा प्रावधान रहेगा। सर, अगर हम लोग थोड़ा सा युवाओं को भी फोकस करें यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए ये सेविंग्स एक तरह से बहुत ज़रूरी चीज़ होती है लॉन्ग टर्म के लिहाज से। जितना जल्दी वो यहाँ पर सेव करना शुरू करेंगे उतना अच्छा उनके लिए लॉन्ग टर्म में होगा। लेकिन क्या सर, ये जो योजनाएं हैं युवाओं के लिहाज से अगर देखें, जैसे कि कम बचत ज़्यादा खर्च वाली जो उनकी प्रवृत्ति होती है, उसको उससे बढ़ावा तो नहीं मिलेगा? और क्या ये अब जो एक लॉन्ग टर्म सेविंग्स का जो हिसाब किताब बन रहा है उसके बजाय शॉर्ट टर्म खर्च की ओर वो प्रेरित तो नहीं हो जाएंगे इससे? देखिए, एक बेसिक ट्रेंड रहता है इन्वेस्टर्स का, हम हमेशा इसको स्टडी करते हैं। यंग एज पे इन्वेस्टर्स ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते इन्वेस्टमेंट्स को लेके लॉन्ग टर्म की। पर जैसे जैसे उनकी फैमिली लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, फिर वो लॉन्ग टर्म सेविंग्स की बातें करना शुरू करते हैं। सो मे बी शॉर्ट टर्म में युवा के लिए विड्रॉल का विकल्प अच्छा आ गया है। आपने 1 साल नौकरी करी, कहीं पे कुछ पैसा इकट्ठा हुआ, आपने उसके बाद जॉब नहीं करनी है, आप पैसा 100% निकाल पाएंगे। बट लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे स्टेबिलिटी आएगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ेंगी, तो हमारे हिसाब से इसको लॉन्ग टर्म नेचर से इन्वेस्टर देखेगा और उसको चलाएगा, कंटिन्यू करेगा। मतलब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी यहाँ पर, उसके बाद से जो ये प्रवृत्ति वाली हम लोग ने बात कही कि कम बचत ज़्यादा खर्च वाली जो बात है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ी सी हट सकती है, जैसा कि सर का भी यहाँ पर कहना है। सर, लेकिन क्या ईपीएफओ में जमा राशि पर जो ब्याज दरें कई साल से स्थिर हैं जो हम लोग देख रहे हैं, तो क्या इससे लोगों की ईपीएफ के लिए जो इंटरेस्ट है वो कहीं कम तो नहीं हो रहा है? देखिए, इसको पॉजिटिव साइड से देखेंगे तो जब मार्केट्स की रिटर्न कम थी, इंटरेस्ट रेट गिर रहे थे, तब भी ईपीएफओ ने 8% की रिटर्न दी है। अभी 8.25 की लास्ट रिटर्न है। तो मेरे हिसाब से इस समय इंटरेस्ट रेट्स कोई बहुत ज़्यादा अप नहीं है। आप देखेंगे होम लोन के दर भी बहुत कम है, 7.5-8% में आपको होम लोन मिल जाता है, कार लोन मिल जाता है 9-9.5% में। उस हिसाब से 8.25% की दर बहुत अच्छी है, और इसको बरकरार करने के लिए भी गवर्नमेंट को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उसकी रिटर्न जनरेट करने के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से अगर आप इसको देख रहे हैं, आप कंपेयर करिए प्री टैक्स रिटर्न इस प्रोडक्ट की वर्सेस एफडी की, तब आप रियल मायने में कंपैरिजन कर पाएंगे। कंपैरिजन सर करेंगे तो उसमें तो खैर पीएफ यहाँ पर विनर साबित होता ही है। लेकिन सर, क्या कोई उम्मीद है या कोई संभावना बन रही है कि आगे इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा और बढ़ेगा? अब वो डिपेंड करेगा ओवरऑल इंटरेस्ट रेट मार्केट सिनेरियो पे। बट जैसा मैंने बताया, इस नए रूल के अंडर में क्योंकि लिक्विडिटी बढ़ गई है, तो आप इससे बस एक ही नुकसान है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पीएफ में है उसको नुकसान हो सकता है वर्सेस जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। तो मेरा यही एक चैलेंज है कि गवर्नमेंट कैसे मैनेज करेगी। मैं अगर एक इन्वेस्टर हूं जो लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहता हूं, और आप एक इन्वेस्टर हैं जो शॉर्ट टर्म में विड्रॉ कर लेते हैं, हम दोनों को सेम रिटर्न मिले, ये गलत है। तो मेरे को कोई रिटर्न मिलना चाहिए लॉन्ग टर्म स्टे करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन है कि स्कीम के अंदर कुछ रूल्स चेंजेस होने चाहिए कि अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टेड है तो उसको ज़्यादा रिटर्न मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म निवेशक अगर हैं तो उनको जो रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिलना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि लॉन्ग टर्म का पेशेंस दिखाया है, उसमें टाइम उन्होंने दिया है, तो रिटर्न भी उससे बेहतर ही होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ पर सर की राय भी यहाँ पर निकल कर आती है। सर, इस बीच कई दर्शकों के सवाल और यहाँ पर आ रहे हैं, तो उनके एक एक करके यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। रोपड़ से अरविंद सिंह कह रहे हैं कि नई टैक्स रिजीम में पीपीएफ में निवेश पर टैक्स छूट नहीं है, तो क्या अब ईपीएफ में निवेश बढ़ाना समझदारी है या एनपीएस और म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन यहाँ पर हो सकते हैं?
आपने जो तीनों प्रोडक्ट्स के आपके अरविंद जी ने नाम बताए हैं, तीनों अलग कैटेगरी के प्रोडक्ट्स हैं, तीनों अलग क्लासेस हैं। पीपीएफ जैसा हमने बताया डेट कैटेगरी का प्रोडक्ट है, जिसमें डेट की रिटर्न है लेकिन गारंटी है, गवर्नमेंट बैक सिक्योरिटी है। एनपीएस में अगेन फंड्स हैं जो इक्विटी मार्केट और डेट मार्केट के कॉम्बिनेशन में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटीज और लिक्विडिटी भी अवेलेबल है, बट लार्जली वो मार्केट अंडरलाइंग जो प्रोडक्ट है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर। और म्यूचुअल फंड भी अगेन मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, प्योर इक्विटी भी ले सकते हैं आप, कॉम्बिनेशन ले सकते हैं हाइब्रिड फंड्स का, या प्योर डेट ले सकते हैं। तो आप तीनों प्रोडक्ट्स को कंपेयर नहीं कर सकते। हमने जैसा पहले भी बोला, आपको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इक्विटी और डेट का राइट बैलेंस बनाना जरूरी है। थंब रूल रहता है 100 माइनस एज आपकी इक्विटी इन्वेस्टमेंट रहनी चाहिए। तो अगर आपकी एज आज 40 साल है तो आपका 60% इक्विटी में रहना चाहिए, 40% बाकी आपका डेट में रहना चाहिए, जिसके अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पीपीएफ अभी भी बहुत अच्छा एक विकल्प है। तो इक्विटी एक अलग कैटेगरी है और एनपीएस अलग कैटेगरी है और पीएफ ऑब्वियसली बात यहाँ पर अलग कैटेगरी है। उसके मोटिव अलग होते हैं, उसका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो अलग अलग होता है, उसमें जो निवेश की जो रणनीति होती है वो भी थोड़ी सी अलग ही होती है, तो उसके हिसाब से अपना फैसला लें। सर, इस बीच हम ये दर्शकों के सर ये सवाल है कि क्या कर्मचारी के लिए पीएफ से बार बार जो हम विड्रॉल करते हैं टैक्स या ब्याज हानि का कारण ये बन सकता है? ओके, दो ये अलग सवाल हैं। ब्याज हानि तो डेफिनेटली है, क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, जबकि मैंने पिछले सवाल में बोला कि मेरे हिसाब से फर्क होना चाहिए। जो आदमी जल्दी जल्दी विड्रॉल करता है, जो इंसान लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टेड है, बट आज की डेट में दोनों के लिए सेम इंटरेस्ट रेट है। बट येस, आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा। आपका जो ब्याज ओवरऑल बनना है वो उतना नहीं बनेगा अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे वर्सेज अगर आप विड्रॉ करते रहेंगे। टैक्स इम्प्लीकेशन रूल्स यहाँ पे बड़े सिंपल और क्लियर हैं। अगर आप 5 साल से पहले इन्वेस्टमेंट अपनी पीएफ की निकालते हैं तो आपके लिए टैक्सेबल हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर सिचुएशन जहाँ पे स्पेसिफिकली डिफाइंड कुछ गाइडलाइंस हैं। आपकी बच्चे की शादी या आपकी खुद की शादी, आपके घर की गोल्स की नीड के लिए आप पैसा निकाल रहे हैं, सिर्फ उन्हीं कारणों में 5 साल से पहले भी निकालने पे वो टैक्स फ्री रहता है, अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाता है। तो अगर आप नॉर्मल विड्रॉल करेंगे, जैसे आप बोल रहे थे कुछ लोग इसको सेविंग्स अकाउंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो वो नॉर्मल विड्रॉल अगर आप करेंगे विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। आपका ब्याज भी टैक्सेबल होगा, आपका प्रिंसिपल पे आपको जो टैक्स बेनिफिट छूट मिली है वो भी आपकी कैंसिल हो जाएगी। अदरवाइज लेकिन ये टैक्स फ्री रहेगा ये अगर आप 5 साल से बाद विड्रॉ करते हैं या 5 साल के अंदर स्पेसिफिक प्रावधानों के अंदर विड्रॉ करते हैं, तभी ये टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रावधान है, इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखकर अपनी टैक्स की जो है, अपनी जो सेविंग्स है, जो वहाँ पर आप निकासी जो करते हैं उसको भी उस हिसाब से ही प्लान करें, तभी जाके आप निकासी करें। सर, अब जब हम लोग ये देख रहे हैं कि जो पीएफ की जो निकासी है उसको बिल्कुल सरल बना दिया गया है और जो टैक्स छूट है वो भी कम कर दी गई है, तो इसके लिहाज से अगर मैं ये पूछना चाहूँ कि रिटायरमेंट के लिए जो प्लानिंग है वो कैसे होनी चाहिए फिर, जब ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पर बहुत ईजी बना रहे हैं लोगों की यहाँ पर कंजम्पशन को और इनकी निकासी को? देखिए, रिटायरमेंट का तो एक पूरा टॉपिक है। हम संक्षेप में एक बार डिस्कस कर सकते हैं कि आपको अपनी करंट खर्चों के हिसाब से इन्फ्लेशन को ऐड करके रिटायरमेंट क्या एज आपकी रहेगी उसके बेसिस पे आपको एक अमाउंट अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठ के निकालना पड़ेगा और उसकी बैकवर्ड कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि मेरा रिस्क एपेटाइट क्या है, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ, मॉडरेट हूँ या कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूँ। तो इक्विटी और डेट का जो मिक्सचर है वो मेरे को चूज करना है, मेरा फाइनेंशियल प्लानर मेरी वहाँ पे हेल्प करेगा और उसके बेसिस पे उस कॉर्पस को क्रिएट करने के लिए, लक्ष्य को अचीव करने के लिए मुझे कितना निवेश करना पड़ेगा हर महीने हर साल, मुझे वो अमाउंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद फिर बात आती है कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैं यूज कर सकता हूँ इक्विटी और डेट के अंडर। पीपीएफ डेट का एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन रहा, म्यूचुअल फंड और लाइफ इंश्योरेंस की यूनिट लिंक स्कीम्स, इक्विटी की ऑप्शंस रही, या मेरी ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज जिसमें गारंटी आती है वो एक मेरा डेट का ऑप्शन देगा। तो इन सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके मैं अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकता हूँ। जो ये सारे फैक्टर्स हैं उसके बाद आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर सकते हैं, जो कि फ्रूटफुल होगा आगे चल के जब आप इसको एक तरह से रूट करना चाहेंगे। तो सर, एक फाइनल सवाल आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या बचत पर कंट्रोल जो है जो लोगों को यहाँ पर दे दिया गया है वो एक सही कदम आप इसको मानते हैं, या ये आने वाले समय में बुजुर्ग आबादी खास तौर पर जो है उसके लिए एक नई आर्थिक फाइनेंशियल जो चैलेंज है वो बन सकता है यहाँ पर? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच रहेगा
अभी तो ये वेलकम मूव है ओवरऑल सेंटिमेंट्स को पॉजिटिव करने के लिए कि निवेशकों को बताया जा रहा है कि आप बेझिझक होकर अपना 24% तक पीएफ में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके लिए कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तीनों कैटेगरीज में से कोई एक, तो आपको इजीली मनी एक्सेस होगा, अवेलेबल होगा, आपको कोई प्रोसेस बहुत लंबे फॉलो नहीं करने पड़ेंगे। लॉन्ग टर्म में अगर इन्वेस्टर को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा विड्रॉल कर रहा है तो फिर कहीं ना कहीं प्रोविडेंट फंड जैसे प्रोडक्ट्स पे इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज फिर कॉर्पस श्रिंक होगा। तो ये सारी बातें निकल के आई हैं और ये बहुत फ्रूटफुल बातें हैं जो कि आगे चल के मेरे ख्याल से निवेशकों को बहुत फ़ायदा देंगी। सर, आज आपने बहुत तमाम जानकारी दी है ईपीएफओ को लेकर और कई सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं वो भी यहाँ पर क्लियर किए हैं कि कैसे कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं, क्या वजह होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको मतलब मान के चलिए जैसे कि अगर आपने कोई गलत यहाँ पर वजह डाली ईपीएफओ क्लेम को लेके तो आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। उस क्लेम के फॉर्म को भरते वक्त भी आपको सही जानकारी यहाँ पर देनी है। और पीएफ एक बहुत बेहतर विकल्प है निवेश के लिहाज से, अगर लॉन्ग टर्म के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि हम लोग ने चार्ट पे भी यहाँ पर डिस्कस किया जो कि बताता है कि ईपीएफओ को जो परसेंटेज जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कई सारी आपकी सेविंग स्कीम से काफ़ी बेहतर है। तो उसमें आप निवेशित रहें और इमरजेंसी में ही जो 3 कैटेगरीज हैं उनकी सिचुएशन में ही अगर आप फॉल करें तभी आप निकालें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। विनय सर, आज आपने इन तमाम जानकारियों के लिए जो आपने दिए यहाँ पर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि ये जो सप्ताह रहा है दिवाली का ये आपके लिए बहुत अच्छा रहा होगा और आगे भी चल के काफ़ी अच्छा ये साल, ये जो महीने, जो दिन होंगे वो आने वाले दिन में भी काफ़ी अच्छे होंगे। और आपसे आगे चल के भी हम लोग जो आपकी जो जानकारियाँ हैं उनको इनलाइटन आप उससे करते रहेंगे, यही उम्मीद करते हैं हम सर आपसे। धन्यवाद, शुभ दिवाली। तो ये था आज का पासबुक द सेविंग शो। ईपीएफओ के नए बदलाव ने बचत को लचीला बनाया है लेकिन साथ ही भविष्य की सुरक्षा पर सवाल भी उठाए हैं। समझदारी इसी में है कि अपनी बचत को खर्च नहीं, निवेश की आदत बनाएं, क्योंकि वक्त आने पर वही आपकी असली कमाई साबित होगी। तो आज के शो में सिर्फ इतना ही, बाकी और जानकारी आप हम लोग को दें और जो सवाल है वो अभी हम लोग को आप हम लोग को दे सकते हैं। उसके बाद कोशिश करेंगे कि आगे चल के हम जो भी सवाल होंगे आपके उसको हम लोग इंकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में। और तब तक के लिए मुझे आज दीजिए इजाज़त, नमस्कार।